डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 सप्लाई के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Chapter number 4 Supply. So friends, first of all we have to familiar with this word supply. Supply means to make available the things, यानी किसी भी चीज़ को अवेलेबल करवाना उसका मतलब होता है सप्लाई, यानी कि किसी चीज़ की पूर्ति करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना मतलब सप्लाई करना। डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, यानी कि किसी भी चीज़ वस्तु का भाव नक्की करने के लिए डिमांड और सप्लाई ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स हैं। इन ऑर्डर टू फुल्ली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी अगर आपको डिमांड का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है तो आपको सप्लाई का कंसेप्ट भी समझना होगा। इससे पहले वाले थर्ड चैप्टर में हमने डिमांड के बारे में स्टडी किया था, लेकिन अगर उसे और डिटेल में समझना है तो फिर हमें चैप्टर नंबर 4 सप्लाई को भी डिटेल में समझना होगा। फ्रेंड्स, आमतौर पर प्रोडक्शन, सप्लाई और स्टॉक को लोग सिमिलर वे में देखते हैं, लेकिन ये तीनों थोड़े बहुत अलग हैं। तो सप्लाई का कंसेप्ट समझने के लिए या सप्लाई का प्रॉपर मीनिंग समझने के लिए हमें इन तीनों वर्ड्स से फेमिलियर होना होगा। तो चलिए इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम। So friends, we all know that there are 4 factors of production. First, land, second, labor, third, capital and fourth, entrepreneur. तो प्रोडक्शन ये किसी भी चीज़ वस्तु की ऐसी क्वांटिटी है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके क्रिएट की जाए या उसका मैन्युफैक्चर किया जाए किसी स्पेसिफिक फिक्स टाइम पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का उपयोग करके किसी निश्चित समय में किसी चीज़ वस्तु की क्वांटिटी अगर तैयार की जाए तो उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। सेकंड, सप्लाई। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज़ एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई का मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रोडक्शन तैयार किया है उस प्रोडक्शन में से कितने यूनिट आप सेल करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आपकी विलिंगनेस टू सेल होनी चाहिए और आप उसे सेल करने के एबल भी होने चाहिए, यानी आप उसको सेल करने के काबिल भी होने चाहिए। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को आप सेल करने के लायक हैं और आपकी सेल करने की इच्छा भी है और आप उसे मार्केट में सेलिंग के लिए अवेलेबल करवाते हैं तो उसे सप्लाई कहा जाएगा। एंड द थर्ड वन, स्टॉक। स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ अ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। यानी स्टॉक ये किसी भी प्रोडक्ट की ऐसी क्वांटिटी है जिसे फ्यूचर में कभी भी मार्केट में सेल करने के लिए उतारा जा सकता है एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर, यानी कि सेलर की यानी कि बेचने वाले की एबिलिटी और इच्छा के अनुसार जिस पोर्शन को मार्केट में बेचने के लिए कभी भी उतारा जा सके उसे हम स्टॉक कहेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सो फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज a trader has 500 mobile phones. If he is not able and willing to sell the mobile phones in the market at a given price at a given point of time,
then the entire 500 mobile phones is known as stock and here the supply is 0. सपोज एक ट्रेडर के पास यानी कि एक व्यापारी के पास 500 मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब वो इन 500 मोबाइल फ़ोन्स में से एक भी मोबाइल फ़ोन मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर बेचने के लिए नहीं निकालते हैं, तो ये पूरे के पूरे 500 मोबाइल्स उसके लिए स्टॉक माने जाएंगे। यहाँ पर सप्लाई 0 रहेगी। बट if he is able and willing to sell 300 packets from the available mobile phones, then the supply of mobile phones is 300 and the stock is 200 mobile phones. यानी कि अब एक उसी एग्जाम्पल में एक दूसरा पासा हम देखते हैं कि जिसमें टोटल 500 मोबाइल फ़ोन्स में से 300 मोबाइल फ़ोन्स वो बेचने के लिए निकालता है और 300 मोबाइल फ़ोन्स उसके बिक भी जाते हैं, तो बचे हुए 200 मोबाइल फ़ोन्स उसके लिए स्टॉक रहेंगे और 300 मोबाइल फ़ोन्स की उसने सप्लाई कर दी है, ऐसा हम मानेंगे। सो 3 कंसेप्ट्स आर एसेंशियल फॉर द सप्लाई, यानी कि सप्लाई को अच्छे से समझने के लिए उसमें 3 कंसेप्ट होने चाहिए। फर्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड, एबिलिटी टू सेल, आपके पास उस प्रोडक्ट का मालिकी हक होना चाहिए तो ही आप उसे बेच पाएंगे। अगर वो किसी और की मालिकी की है तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे, मीन्स यू आर नॉट एबल टू सेल इट। सो एबिलिटी टू सेल इज मस्ट। एंड द थर्ड वन, विलिंगनेस टू सेल, आपको उस प्रोडक्ट को बेचने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप मन से उसे बेचना चाहेंगे तो ही आप उसे बेच पाएंगे, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती आपसे वो चीज़ खरीद नहीं पाएगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड एबिलिटी टू सेल एंड थर्ड विलिंगनेस टू सेल, ये तीनों चीज़ अगर एक साथ हाजिर रहती हैं तो ही सप्लाई पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या उसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। सो बेसिकली देर आर 2 मेन फैक्टर्स, फर्स्ट वन प्राइस एंड सेकंड वन अदर फैक्टर्स। इन अदर फैक्टर्स more 4 factors we will see, but first of all we will see the first factor, price. Friends, कोई भी व्यापारी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करता है या किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, यानी प्राइस जब बढ़ता है, तब सप्लाई ऑटोमेटिकली एक्सपांड होती है, यानी सप्लाई भी बढ़ती है। कोई भी व्यापारी तेज़ी के टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल फ़ोन्स का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जब भी कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है, उस वक्त उसका प्राइस ज़्यादा होता है, हाई रहता है। फिर जब उसके कॉम्पिटिटर्स उसी मोबाइल फ़ोन के फीचर्स के साथ उससे कम कीमत पे मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल करवाते हैं, फिर उसे भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है और जब प्राइस कम होने लगता है फिर धीरे धीरे कंपनी उसका प्रोडक्शन बंद कर देती है। यानी देखा जाए तो जब नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में आता है तब उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है, लोग उसे खरीद रहे होते हैं और जब तक हायर प्राइस पर मोबाइल फ़ोन्स बिकते रहेंगे तब तक कंपनी उसका प्रोडक्शन करती रहेगी और उसकी सप्लाई अवेलेबल करवाती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे उसका प्राइस डाउन होता जाता है वैसे वैसे कंपनी मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करती है और उसकी सप्लाई भी कम कर देती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि उस मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन पूरा बंद करके एक नया मोबाइल लॉन्च करती है। तो प्राइस सप्लाई पर सीधे सीधे असर करता है। अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगी। अब हम देखते हैं अदर फैक्टर्स में, जिसमें सबसे पहला है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, हमने पहले भी डिस्कस किया कि टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिटर्न हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लैंड है तो लैंड को हम रेंट प्रोवाइड करते हैं, लेबर है तो लेबर को हम सैलरी या वेजेस देते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल को हम रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट देते हैं
और जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो बिजनेसमैन है उसे हम प्रॉफिट अवेलेबल करवाते हैं। अगर इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस हाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो लैंड का ऑनर है वो अगर लैंड का रेंट बढ़ा देता है, लेबर है वो कम सैलरी या वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी अपना रेट बढ़ा दिया है, कैपिटल पर भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए और अगर एंटरप्रेन्योर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दे तो उस केस में प्रोडक्ट की कॉस्ट वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी और उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बढ़े हुए प्राइस से डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो चीज़ वस्तुएं बिकेंगी नहीं और फिर कंपनी को उसे सस्ते रेट में बेचना पड़ेगा और सस्ते रेट पर जो ऑनर है उसे प्रॉफिट नहीं होगा और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं कि इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर कम हो जाता है तो सेलिंग प्राइस सेम रखते हुए ऑनर को ज़्यादा फायदा होगा, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपीज़ हुआ करता था और सेलिंग प्राइस 100 थी, तो इस केस में उसे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। अब सेलिंग प्राइस 100 ही है लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो जाने की वजह से अब कॉस्ट 60 रुपीज़ आ रही है, तो यहाँ पर उसको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट 40 है और सेलिंग प्राइस एज इट इज़ 100 है, तो इस केस में उसे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ऐसे केस में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और सप्लाई अवेलेबल करवाएगी। यानी इसे हम सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है और अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो सप्लाई कम हो जाती है। सेकंड वन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी सप्लाई पर असर करती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ज़्यादा बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और हम सप्लाई ज़्यादा करना चाहेंगे। यानी कि इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है, नई टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई ज़्यादा होगी और अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन धीरे होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा और कम प्रॉफिट पे कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा और सप्लाई कम हो जाएगी। थर्ड वन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी कि भविष्य में हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं प्राइस के बारे में कि प्राइस घटेगा या बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं इसकी सप्लाई प्रेजेंट में रोक दूंगा, उसकी सप्लाई कम कर दूंगा, क्योंकि आज मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रॉफिट मैं फ्यूचर में अर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस हमारे प्राइस को इंक्रीज करने वाला हुआ तो सप्लाई कम हो जाती है और इसके अगेंस्ट अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला हुआ तो मैं आज के आज ही सारी प्रोडक्ट बेच देना चाहूँगा और जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है उसी से मैं सेटिस्फाइड होने की कोशिश करूँगा। यानी अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन हो, तो उस केस में सप्लाई बढ़ जाती है। एंड लास्ट, other factors. So friends, supply increases when there is increase in number of firms producing the product, when political stability exists, natural conditions remain conducive, when efficient law and order mechanisms and legal system exist, when industrial relations are maintained well between the owners and workers of production and marketing activities etc., and supply decreases when the above factors act against the supply। यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, नेचुरल कंडीशंस भी स्टेबल रहती है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छे से चलता है, मैकेनिज्म और लीगल सिस्टम भी अच्छे से चल रहा हो, तो उस केस में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और अगर ये सभी अच्छे से नहीं चलते हों तो फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। I hope you all have understood whatever I have explained. If you have any doubt or query, you can ask your questions in the comment box
or you can visit my social media accounts और you can mail me also. आप अपने questions मुझे email के जरिए भी पूछ सकते हैं. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे. बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें. गुड बाय.